बरसाती रात में खामोशी गहरी छाई। काली वैन ने कोई राज छुपाया। हेलीकॉप्टर में लाशों का साया, कांच पर किसी ने हाथ टिकाया। फाइलों में सच का जहर समाया, अब द्वीप पर मौत ने खेल रचाया। एक शहर धीरे धीरे सामने आता है। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई है। आसमान गहरा अंधेरा है और रात बिल्कुल खामोश लग रही है। प्रीता एक पूछताछ कमरे में बैठी है। वो एक शख्स मिस्टर वर्मा से सवाल कर रही है। मिस्टर वर्मा 64 साल के हैं। प्रीता उनसे ड्रग माफिया के बारे में पूछती है, मगर वो सीधे जवाब नहीं दे पाते। इससे प्रीता का उन पर शक और भी गहरा हो जाता है। मिस्टर वर्मा, मैं आपसे एक आखिरी बार पूछ रही हूँ, इस कातिल को कौन लीड कर रहा है? मैडम, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, इस चीज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अगर कुछ नहीं पता तो डिलीवरी पैकेट में आपकी कुरियर कंपनी का नाम क्यों था? मैम, मैं कंप्लीट लॉजिस्टिक्स कंपनी ओन करता हूँ और उसके अंदर क्या होता है वो हमें नहीं पता होता। क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं कि पैकेजेस आपके थ्रू वेरीफाई हों? मैं जानता हूँ ये केस ड्रग्स का है। मैम, हम एक दिन में लगभग 1500 ऑर्डर्स फुलफिल करते हैं। पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ पैकेजेस अनवेरिफाइड हो सकते हैं। इसके लिए प्रिकॉशंस आपको लेना था। आपने वो चीज क्यों नहीं की? मैम, आप हर चीजों के लिए एसओपीज स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जिसमें हर एक पैकेज इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाइड हो। लेकिन इस चीज के लिए ह्यूमन इंटरफेरेंस होना काफी जरूरी है। हमारे पास 300 लोगों का स्टाफ है। हो सकता है कि किसी ने उन्हें पैसे देकर वेरिफिकेशन को जस्ट पास कर लिया हो। मैं हर एक को पर्सनली तो नहीं चेक कर सकता ना। वर्मा, यू आर वेस्टिंग माय टाइम। तभी एक और ऑफिसर मिस्टर शेट्टी कमरे में दाखिल होते हैं। उनके आने से पूछताछ का माहौल थोड़ा बदल जाता है। आई एम सॉरी मिस्टर वर्मा, हमें ब्लैंक सस्पिशन के रीजन से आपको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। पर सर। लेट मी टॉक प्रीता। मिस्टर वर्मा, यू आर फ्री टू लीव। मैं आपके नाम पर लगे सारे चार्जेस रिलीज कर दूंगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। वर्मा खड़े होते हैं, प्रीता की ओर घूरते हैं और घमंड भरे अंदाज में बाहर चले जाते हैं। शेट्टी पीछे मुड़कर प्रीता की ओर देखता है। सर, I was very close to corner him between his own words. प्रीता, मुझे वर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक अकाउंट्स का रिव्यू मिल गया है and he is completely innocent. प्रीता गहरी सांस लेती है और अपनी कुर्सी के पीछे छिप जाती है। कुछ वक्त बाद दोनों पैंट्री में होते हैं। शेट्टी वेंडिंग मशीन से 2 कॉफी निकालते हैं और एक प्रीता को देते हैं। दोनों अपनी अपनी कॉफी हिलाते हुए बातें करने लगते हैं। आई नो प्रीता, टर्मिनेशन को लेकर तुम्हें 2 महीनों का अल्टीमेटम मिला हुआ है, इसीलिए तुम ये केस सॉल्व करने के लिए डेस्परेट हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर एक इंसान को शक की नजर से देखो। आई नो सर, बट मैं किसी पर बेवजह शक नहीं करती हूँ। आप ही बताइए, वर्मा इतना बड़ा लॉजिस्टिक्स चैनल ऑपरेट करता है, पर इसके बावजूद भी उसे पिछले 3 साल से हो रहे ड्रग सप्लाई का नहीं पता। आई नो प्रीता, दिस इज फिशी। और ये बड़े लोग हैं, इनके साथ थोड़ा रिजर्व्ड होकर पेश आना होता है। हम इन्हें तब तक जेल में नहीं डाल सकते जब तक कोई ठोस सबूत ना हो। आई डोंट नो सर, मैं बस सोचती हूँ कि मुझे वो चांस मिला ही नहीं कि मैं अपने आप को प्रूफ कर सकूं। डोंट वरी प्रीता, तुम्हारे पास अभी भी 2 महीने हैं। वर्क ऑन इट, कोई ना कोई क्लू या फाइल मिल ही जाएगी। प्रीता सहमति में सर हिलाती है और इसी के साथ आज का दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन प्रीता अपने कंप्यूटर पर काम कर रही है। तभी उसे अपनी ईमेल में एक ट्राई फाइल के लिए अननोन एक्सेस नोटिफिकेशन मिलता है। वो जल्दी से वीपीएन चालू करती है और फाइल खोलती है। फाइल के अंदर उसे कई साइफर टेक्स्ट और कोड की लाइनें मिलती हैं। इससे उसका शक और भी गहरा हो जाता है और साथ ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी उभर आती है। प्रीता महसूस करती है कि उसे आखिरकार वो केस मिल गया है जिसे वो लंबे समय से इंतजार कर रही थी। वो अपना फोन उठाती है और किसी को कॉल करती है।
रात को प्रीता अपने घर में दाखिल होती है। वो अपना बैग पलंग पर फेंकती है और कंप्यूटर में लॉगिन करती है। इसी बीच उसके स्क्रीन पर एक ईमेल नजर आता है और उसी वक्त उसका फोन बज उठता है। इन फाइल्स को मैं पूरी तरह से डिसाइफर नहीं कर पाया, लेकिन मैंने कोशिश जरूर की है। तुम देख लेना। थैंक्स अ लॉट, मैं चेक करती हूँ। प्रीता फाइल को ध्यान से पढ़ती है और उसने जो भी जानकारी हासिल की है सब एक्सेस करती है। वो फाइल खोलती है। फाइल में एक द्वीप की कई सारी तस्वीरें होती हैं, जिस पर 8 फार्म हाउस बने हुए हैं। प्रीता दस्तावेज की जानकारी स्क्रॉल करती है, मगर इनमें से कोई भी नाम असली नहीं है। हर नाम के बजाय एक जानवर का नाम लिखा है। कुछ पन्नों आगे उसे उस द्वीप की जगह के डायरेक्शंस मिलते हैं। प्रीता तुरंत अपना फोन उठाती है और किसी को कॉल करती है। अगले दिन प्रीता बंदरगाह पर पहुंचती है और उसके साथ वहीं का एक मछुआरा होता है। वो उसे घाट के एक शांत और दूर दराज हिस्से तक ले जाता है, जहाँ एक पुराना नाव लगा हुआ है। नाव के पास ही एक और आदमी खड़ा होता है। वो उसका इंतजार कर रहा होता है। ये लीजिए, जैसा कि आपने कल रात को मांगा था, पर यहाँ से आगे की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। प्रीता उसे पैसों का एक बंडल देती है। मछुआरा उसे लेकर दूर चला जाता है और प्रीता नाव पर कदम रखती है। नाव का इंजन शुरू होता है और कुछ ही वक्त में वो खुले समुद्र में पहुंच जाती है। प्रीता नाव के एक कोने में बैठी होती है और अंतहीन पानी की ओर देखती है। वो नोटिस करती है कि ड्राइवर उसे तंग करने वाली नजरों से देख रहा है। प्रीता उसकी आंखों में आंखें डालती है और फिर खामोशी से अपनी कमर से पिस्तौल निकालती है। वो स्लाइड खींचती है और उसे तंज भरी मुस्कान देती है। ड्राइवर तुरंत आगे मुड़ता है और नाव चलाना जारी रखता है। जैसे ही सूरज ढलता है, शाम का वक्त शुरू होता है। दूर कहीं प्रीता आखिरकार उस द्वीप को देख पाती है। वो अपना चश्मा उतारती है और उसे गौर से देखने लगती है। नाव द्वीप के किनारे पर पहुंचती है। मैडम, आपको यही उतरना होगा। प्रीता अपना बैग उठाती है और नाव से उतर जाती है। पानी उसके घुटनों तक आता है। बैग को अपने सीने से कसकर पकड़े हुए वो द्वीप की ओर चल पड़ती है। जैसे ही वो किनारे तक पहुंचती है, वो एक गोप्रो निकालती है और उसे अपने बैग की पट्टी पर लगाती है। फिर वो अंदर की ओर बढ़ती है। वो जंगल से गुजरती है और लगातार हाथ में रखे कागज के नक्शे को देखती रहती है। कुछ ही वक्त में वो एक फार्म हाउस को देख पाती है। उसके चेहरे पर तसल्ली की झलक आती है और वो उसी की ओर बढ़ती है। प्रीता फार्म हाउस में दाखिल होती है और पाती है कि अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली कमरे हैं। वो अपने पिस्तौल निकालती है और चुपचाप हर कमरे की तलाशी लेती है। फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता, केवल अकेलापन और खामोशी है। प्रीता खिड़की की ओर देखती है और पाती है कि बाहर की रात और गहरी हो गई है। अगर अभी यहाँ से निकली तो जंगल में खतरा हो सकता है। एक काम करती हूँ, रात यहीं गुजार लेती हूँ। प्रीता सोने चली जाती है और इसी के साथ रात खत्म हो जाती है। अगले दिन ऑफिस में शेट्टी बहुत गुस्से में नजर आता है। अंगद उसके सामने बैठा होता है। उसके हाथ हैंडकफ्स में बंधे होते हैं। वो जवान और दुबला पतला सा लगता है। शेट्टी टेबल पर हाथ मारता है और अंगद से कड़ी पूछताछ शुरू करता है। तुमसे मैं ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ, खिताब कहाँ है? सर, मुझे हकीकत नहीं पता। अंगद, ये तुम्हारा पहली बार नहीं है। इसके पहले भी तुमने हमारे सर्वर्स हैक किए थे और मिश्रा सर की फाइल। सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा। शेट्टी अंगद का लैपटॉप टेबल पर रखता है और उससे कहता है कि वो इस लैपटॉप को अनलॉक करे। सर, ये क्यों? अंगद, तुम रॉ के टॉप लेवल हैकर हो, इसीलिए मैं तुमसे शराफत से पूछ रहा हूँ, वरना मैंने अभी तक तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया होता। अंगद, डोंट बी सिली, ये प्रीता की जिंदगी का सवाल है। अंगद एक बार झिझकता है और एक चाय मिल सकती है क्या? शेट्टी झल्ला उठता है।
कुछ वक्त बाद चाय के साथ अंगद सब कुछ बता देता है। मुझे प्रीता का कॉल आया था 2 दिन पहले। उसे किसी अननोन सर्वर से एक फोटो रिसीव हुआ था, साइफर इमेजेस में। मैंने बस उसे डिसाइफर करके दिया था। क्या था उस फाइल में? बाकी चीजें तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ कोऑर्डिनेट्स थे जो मैं आपको बता सकता हूँ। शेट्टी तनाव में नजर आता है। दूसरी ओर प्रीता किसी अनजानी चीज की तलाश में जंगल में घूम रही होती है। अचानक उसके पैर के नीचे कुछ सख्त महसूस होता है। वो झुककर देखती है और पाती है कि सूखी पत्तियों के नीचे गोलियों की खोखली सिलेंडरें छुपी हुई हैं। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो चौकन्ना हो जाती है और आसपास की जगह को देखती है। पता करने की कोशिश करती है कि कोई आसपास तो नहीं है। तभी उसे झाड़ियों में हल्की सी हलचल महसूस होती है। प्रीता तुरंत अपने पिस्तौल निकालती है और आगे निशाना साधती है और धीरे धीरे शोर मचाती हुई पत्तियों की ओर कदम बढ़ाती है। कौन है? झाड़ियां पूरी तरह खामोश हो जाती हैं। मैंने पूछा कौन है वहां? जो भी है सामने आओ। प्रीता झाड़ियों के पास जाती है और अंदर झांकती है, मगर कुछ नहीं पाती। ठीक इसी वक्त कोई उसके पीछे से गन के हैंडल से वार करता है। प्रीता तुरंत जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। हमले वाला सामने आता है। उसका चेहरा बकरी के मास्क में छिपा होता है। करीब से उसका चेहरा डरावना और रहस्यमय लगता है। जब प्रीता की आंख खुलती है तो वो खुद को जेल की सलाखों के पीछे पाती है। वो जमीन पर चेन से बंधी होती है। वो जगह एक गुफा जैसी लग रही है। बिजली की कोई रोशनी नहीं है। केवल दीवारों पर लगी मशालें हल्की सी रोशनी दे रही हैं। वो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करती है और बाहर की ओर बढ़ती है। तभी अंधेरे में से कुछ लोग नजर आते हैं। उसने सुनहरे शेर के चेहरे वाला मास्क पहना होता है और उसके पीछे 2 गार्ड्स आते हैं जो एक जैसे बकरी के मास्क पहने हुए हैं। प्रीता तुरंत उन पर चिल्लाती है। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? तुम यहाँ आई तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगी नहीं। अब ये समझ लो कि यही तुम्हारा घर है। तुम पागल हो चुके हो। मुझे यहाँ से निकालो। क्या चल रहा है यहाँ? शेर के मास्क वाला इंसान खाली नजरों से उसे घूरता है, फिर अपने गार्ड से बात करता है। पूजा को आगाज करो। निशाचर को आज ही हम ये चढ़ावा दे देंगे। क्या करना चाहते हो तुम लोग? प्रीता उलझन में सुनती है। जवाब देने से पहले शेर के मास्क वाला इंसान और उसके गार्ड्स मुड़कर चले जाते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। प्रीता की आवाज अंधेरे में गूंजती है। वो उस जगह को घूरती रहती है जहां से वो गायब हुए थे। तभी अंधेरे में से अचानक एक दैत्य जैसी आकृति उभरती है और उसके ऊपर छलांग लगाती है। एक डरावना झटका। प्रीता जोर से कांपती है और जमीन पर गिर जाती है। जो उसने अभी देखा उससे वो पूरी तरह से हिल गई होती है। उसने उसे झकझोर दिया होता है। शेर के मास्क वाला इंसान गुफा के मेन कक्ष में पहुंचता है और बीच वाले सिंहासन पर बैठ जाता है। उसके बगल में 2 और सिंहासन हैं। एक ओर बाघ के मास्क और दूसरी ओर हाइना के मास्क वाला। उनके सामने जैविय शराब और कच्चे मांस की प्लेटें रखी गई हैं। पास ही उसी दैत्य निशाचर की एक बड़ी सी पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। आसपास कई लोग बकरी के मास्क पहने हुए एक अजीब सा डांस कर रहे हैं। लगता है ये एक अनुष्ठान है जो उस दैत्य का स्वागत करने के लिए किया जा रहा है जिसे वो पूजते हैं। सब कुछ ठीक से हो चुका है, अब बस कुर्बानी देनी बाकी है। अब तो बताओ हम ये क्या कर रहे हैं? शेर के मास्क वाला इंसान खड़ा होता है और उनकी ओर बढ़ता है। आज से 1200 साल पहले हमारे स्वामी निशाचर ने इस समुदाय की नींव रखी थी। उनके पास बहुत ज्यादा ताकत थी, इतनी कि ना उन्हें किसी का खौफ था और ना ही उन्हें कोई रोक सकता था। उन्होंने हमारे दिव्य दरख्त से वादा किया था कि वो उन्हें 101 लड़कियों की कुर्बानी देंगे।
ताकि उनकी ताकत हर सीमाओं को पार कर अमर हो जाए। लेकिन तभी एक साधु प्रकट हुआ और उसके श्राप ने निशाचर को पत्थर में तब्दील कर दिया और हमारे दिव्य दरख्त को भी आग में भस्म कर दिया। 1200 साल बीत चुके हैं और अब ये मौका आ चुका है जब श्राप टूटेगा। उन्हें उन्हीं के समुदाय के पुश्तैनी इन 4 लड़कियों की कुर्बानी देंगे जो उन्हें श्राप से आजाद करेगा और उनके खून के 3 बूंदों से उस दिव्य दरख्त को फिर से जिंदगी मिलेगी और हमें वो ताकत मिलेगी जो इस दुनिया को काबू में रखने की ताकत रखती है। हर सांस थम जाएगी, हर दिल कांप उठेगा। जो हम करने वाले हैं वो इतिहास के पन्नों पर कभी नहीं दोहराया जाएगा। प्रीता बेहोश पड़ी है। आवाज की वजह से वो धीरे धीरे उठती है और पाती है कि उसे लाल कपड़े में बांधा गया है। उसके साथ 4 और लड़कियां भी हैं वहाँ। सभी को जमीन पर बने एक बड़े से तारे के आकार के चिन्ह पर रखा गया है। उनके बीच निशाचर की पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। अनुष्ठान शुरू होता है। सब लोग मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। हर मंत्र पूरा होते ही निशाचर का शरीर धीरे धीरे हिलने लगता है और मांस में तब्दील होने लगता है। प्रीता खुद को खोलने की कोशिश करती है। 2 आदमी उसके पास आते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो अपने हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। वो एक को अपने दांतों से काटती है और उठने की कोशिश करती है। वो पाती है कि वो पूरी तरह बेबाक है। वो बकरी के मास्क वाले गार्ड को जोर से धक्का देती है, एक चलती हुई मशाल उठाती है और चेतावनी के रूप में उसे ऊपर करती है। कमरा पूरी तरह खामोश हो जाता है। मेरे पास मत आना, मैं ये होने नहीं दूंगी। कर रहे हो तुम लड़कियों के साथ। एक ही पल में निशाचर का शरीर उठ जाता है। वो प्रीता को गले से पकड़ लेता है और जमीन से उठा लेता है। उसकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। उसके नाखून उसकी त्वचा में गहरे घुसते हैं और खून बहने लगता है। निशाचर उसे मृत और निर्दयी नजरों से घूरता है। अचानक गुफे में एक गोले की आवाज गूंजती है। ये शेट्टी है। वो अकेले प्रवेश द्वार पर खड़ा है, बंदूक उठाए हुए। गोली शेर के मास्क वाले आदमी को लगती है। अनुष्ठान टूट जाता है। निशाचर गुस्से में चीखता है और शेट्टी की ओर बढ़ता है। शेट्टी फिर से गोली चलाता है, लेकिन निशाचर पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। एक ही बेरहम गति में निशाचर शेट्टी को गले से पकड़ लेता है और उसे फाड़ देता है। उसी वक्त गुफा हिलने लगती है। भूकंप आता है। जमीन जोर से हिलती है। ऊपर से पत्थर गिरते हैं और कक्ष ढहने लगता है। 6 साल बाद सुपूर्णा, प्रीता की बहन, अपने डेस्क पर बैठी कुछ ढूंढ रही होती है। काम खत्म करने के बाद वो अपनी कुर्सी के पीछे झुकती है और अपने डेस्क पर रखे फोटो फ्रेम को घूरती है। ये फ्रेम सुपूर्णा और प्रीता की तस्वीर दिखा रहा है। जैसे ही वो उसे देखती है, उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक न्यू ईमेल नोटिफिकेशन आता है। वो ईमेल खोलती है और फाइलों की जांच करने लगती है, लेकिन पाती है कि सब कुछ साइफर भाषा में लिखा हुआ है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। सुपर्णा तुरंत अपना फोन उठाती है और किसी को कॉल करती है। हेलो अंगद। अंगद फोन उठाकर एक शातिर मुस्कान देता है और कहानी यह खत्म होती है।